गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में आपको 3 विषय दिए गए हैं, क्रिया, काल और वाच्य। हम एक एक करके तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, वर्ब। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, माताजी खाना बना रही है, गौरव साइकिल चला रहा है। अब उपयुक्त जो भी चारों वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें जैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बना रही है या चला रहा है, ये सभी क्या है, हमें इनसे पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है। जैसे पिताजी क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, देखने का कार्य कर रहे हैं। माताजी खाना बनाने का कार्य कर रही है और गौरव साइकिल चलाने का कार्य कर रहा है। तो इन सारे शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई कार्य हो रहा है। अब ये जो कार्य हो रहे हैं, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है, यही शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के होने का या कार्य के करने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। इसकी सरल परिभाषा देखिए, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से मतलब वाक्य के, क्रिया हमेशा कहाँ आएगी, वाक्य के अंत में ही आएगी। ठीक है ना? तो जब क्रिया से हमें, जिन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि वह व्यक्ति ये कार्य कर रहा है या इस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो गई, क्रिया हो गई। उन शब्दों से ही हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं। क्लियर हुआ क्रिया? अब इसके बाद देखिए क्रिया के भेद। सबसे पहले तो हमने कुछ वाक्य पढ़े, उस वाक्यों के अंतिम शब्दों को देखकर हमने जाना कि इन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है, जानकारी हमें मिल रही है, तो यही शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसके बाद क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कर्म मतलब कार्य करने के आधार पर, है ना, अकर्मक और सकर्मक। अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो वह अकर्मक क्रिया होती है, और सकर्मक, स मतलब सहित, साथ में, है ना, तो साथ में, जिसके साथ में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ होता है नहीं, नहीं का मतलब जो साथ में ना हो, तो जिस वाक्य में कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य में कर्म होगा वह सकर्मक होगी। अब परिभाषा के आधार पर समझते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पे ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, उठना, रोना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया का संबंध किससे होगा? सीधा कर्ता से होगा। जैसे सचिन दौड़ता है, ठीक है। अब सचिन कहाँ पर दौड़ता है? ठीक है, मैदान में दौड़ रहा है, छत पर दौड़ रहा है, ठीक है, पार्क में दौड़ रहा है, कहाँ पर दौड़ रहा है नहीं पता, लेकिन सिर्फ सचिन दौड़ रहा है। तो दौड़ने की जो क्रिया है उसका सीधा असर किस पर आ रहा है, सीधा संबंध किससे हो रहा है? कर्ता से हो रहा है। तो वह कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्म पे ना पड़कर कर्ता पे पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, उठना, रोना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति पर नहीं पड़ता, सीधा किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा, किसी और व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा।
है समझ में कि इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, सीधा कर्ता पे पड़ता है। जैसे सचिन दौड़ता है, राधा हंसती है, ठीक है, बालक रो रहा है, आस्था बहुत बोलती है। तो ये सब क्या है, सीधा कर्म का सीधा जो क्रिया है उसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। क्लियर हुआ। इन वाक्यों में दौड़ता है, बोलती है, क्रियाओं का सीधा संबंध उनके कर्ताओं से है, उनसे कोई और प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, आया समझ में। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, वह अकर्मक क्रिया होगी। अगला जो भेद है इसका दूसरा वो है सकर्मक क्रिया। स का अर्थ मतलब सही, जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होगी। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पे न पड़कर कर्म पे पड़ता है। हमने अकर्मक में क्या पढ़ा था कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पे पड़ता हो वह तो अकर्मक क्रिया होगी, और यहाँ पर क्रियाओं का फल कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, पढ़ना, खाना, लिखना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पे न पड़कर कर्म पे पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्म से होगा। पहले हमने अकर्मक में किससे पढ़ा था, सीधा संबंध किससे था, कर्ता से था। अब हमारा सीधा संबंध किससे हो रहा है, कर्म से हो रहा है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु पर पड़ता है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता है, हेमंत कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया है पढ़ना, ठीक है, और उसका प्रभाव है पुस्तक। इसका असर उस पर पड़ रहा है कि पढ़ना किसके द्वारा किया जा रहा है, पुस्तक के द्वारा, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया का काम तो कर्ता द्वारा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो हमें देखना है। अगर प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, अगर प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। अगला उदाहरण देखिए, अंजू खाना खा रही है। यहाँ अंजू करता है और इसकी क्रिया क्या है, खाना खाना, खा रही है, ठीक है, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाने पर, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करें। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे सौरभ लिखता है, सौरभ क्या लिखता है, कोई उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक क्रिया है। सौरभ पत्र लिखता है, तो सौरभ क्या लिखता है, पत्र, इसमें कर्म मिल रहा है हमें, तो ये सकर्मक क्रिया है। उसने मुझे पुस्तक दी, उसने किसको पुस्तक दी, मुझे, तो यह सकर्मक। अगर आपको किसको, क्या, किसे, इन शब्दों का अगर आपको उत्तर मिलता हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, और जिन शब्दों का आपको उत्तर नहीं मिल रहा है वह अकर्मक क्रिया होगी। आया समझ में। सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे कर सकते हैं। अकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें कर्म हो, है ना। और अकर्मक में जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, और सकर्मक में क्रिया कर्ता द्वारा की जा रही है लेकिन उसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसीलिए वह सकर्मक क्रिया होगी। अब जो क्रिया हम बनाते हैं उनके धातु रूप कौन कौन से होते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप कौन सा, जैसे पढ़ना का पढ़, है ना, पढ़ता, पढ़ा, तो इन सब की का मूल धातु क्या है, पढ़। इससे हम क्रिया बनाते हैं पढ़ना, पढ़ता या पढ़ा। इसी प्रकार मूल धातु क्या है, चल, इससे चलना, चलेगा, चला। कर, करना, करता, करेगा या किया, ठीक है। दे मूल धातु है, इसकी क्रिया क्या बनेगी, देना, देता, देगा, दिया। हो
होना, होता, होती, हुआ आदि। इसी प्रकार ना से गाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना, रोना, ये सारी क्रियाएं ना धातु से बनती है। क्लियर हुआ कि जो धातु हैं, मुख्य जो धातु हैं, उनसे किस प्रकार क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। तो आज हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा, क्रिया की परिभाषा, कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद देखे हमने, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं का फल कर्म पे ना पड़कर कर्ता पे पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता है। इसमें क्या था, कर्म पे ना पड़कर कर्ता पे पड़ता हो वह अकर्मक क्रिया है, और इसमें कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया है। इसके बाद अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए हमने क्या जाना कि अगर आपके पास कोई वाक्य है, उन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर अगर हम प्रश्न करें, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, और अगर हमें उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है। इसका जो अगला विषय है काल, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।